हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। देखो बच्चे, इस चैप्टर में क्या है, इसको हम सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, पी एंड सी। पी एंड सी, ठीक है। इस चैप्टर में क्या है कि जैसे ये चैप्टर हो गया परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फिर एक चैप्टर होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, फिर हमारे पास एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ये सब जो चैप्टर है ना, इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बच्चों को क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। रीज़न उसका क्या है कि ये जो चैप्टर है, इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसका जो थॉट प्रोसेस है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका जो आईक्यू है वो थोड़ा आईक्यू बेस्ड चैप्टर है। अगर इस चैप्टर में तुम्हारी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तुम कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाए, तो इस चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है। बहुत ऐसे चैप्टर है ना जिसमें अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आता है हमें पता लग गया अगर कि चलो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाता है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है। बट इस चैप्टर में क्या है कि फॉर्मूला तो कम है, इसमें कंसेप्ट लगेगा। मतलब कि अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं क्लियर है ना ठीक से, तो इस चैप्टर में फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो मतलब इसको तुम ऐसे समझो कि इस चैप्टर को कि हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हेजी है, मतलब हमें कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं कि हम ये कॉन्सेप्ट लगाएं या ये वाला लगाएं, ऐसे लेके आगे क्वेश्चन को बढ़े। तो इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से, मतलब इस चैप्टर को ध्यान से सुनना है। लाइन बाय लाइन फॉलो करोगे, लेक्चर बाय लेक्चर फॉलो करोगे, देन आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारे हमें इस चैप्टर में क्या करना है, दो टॉपिक्स हमें स्टडी करना है। एक तो परमुटेशंस हो गया, एक कॉम्बिनेशंस हो गया। अब परमुटेशंस का मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। परमुटेशंस का मतलब होता है, पहले मैं ना तुम्हें एक ओवरव्यू देता हूं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमैटिक वे से फॉर्मली फिर चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो परमुटेशन का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट्स। इसे हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप बोल लो या तुम इसको सिलेक्शन बोल लो, या तुम इसको टीम बोल लो। देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अरेंजमेंट्स को काउंट करेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब, जॉब बोलो या जॉब को इवेंट बोल लो, मैथमेटिक्स में इवेंट बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर इवेंट को करने, अरेंज करने के कितने मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। या फिर किसी ग्रुप को काउंट करने कितने ग्रुप्स हैं। मैंने अगर बोल दिया कि तुम्हें 10 प्लेयर्स ले लिया, दे दिया और बोला कि 3 3 प्लेयर्स का ग्रुप बनाओ, तो कितने ग्रुप्स बन पाएंगे, मतलब कितने ग्रुप्स पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में ग्रुप्स को काउंट करेंगे और अरेंजमेंट्स को काउंट करेंगे। इसका मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट कि तुमने सूटकेस देखा है, एक सूटकेस। सूटकेस में क्या होता है, एक नंबर वाला जो सूटकेस होता है, एक सूटकेस होता है ना जिसमें 4 डिजिट का पासवर्ड होता है। अगर पासवर्ड में नंबर्स, एक अगर तुम्हारा पासवर्ड में नंबर्स को तुम क्या करो, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखो तो सूटकेस खुल जाता है, और अदरवाइज सूटकेस नहीं खुलता है। सूटकेस में 4 व्हील्स होते हैं, हर एक व्हील पे 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स लिखे होते हैं। और उसमें हमें क्या करना है, 4 डिजिट का एक हमें पासवर्ड सेट करना होता है। सपोज डेट इसको तुम ऐसे देखो, एक हमारे पास सूटकेस है, उसमें ये हमारा फर्स्ट व्हील हो गया। मान लो कि इसको हमने फर्स्ट व्हील मान लिया, ठीक है। ये हमने इसको सेकेंड व्हील बोल दिया, इसको थर्ड व्हील बोल दिया। अब एक जनरल एग्जांपल लेके एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या जा रहे हैं। उसके बाद फिर फॉर्मली स्टडी करेंगे। मान लो कि ये सूटकेस के व्हील्स हो गए। इसमें ये जो पोर्शन है ना, ये आगे सूटकेस के ऊपर विजिबल है, और ये जो व्हील होता है ये सूटकेस के अंदर होता है। मान लो कि तुम्हारा पासवर्ड है कुछ ऐसे 7482, ये तुम्हारा पासवर्ड है, 4 डिजिट के हैं, ठीक है। हो सके कोई सूटकेस ऐसा हो जिसमें 3 डिजिट के पासवर्ड हो, ठीक है। जनरली 4 डिजिट के होते हैं पासवर्ड, तो 4 डिजिट का पासवर्ड है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पासवर्ड हो गया 7482। इसके ऊपर क्या होगा 6, यहाँ क्या होगा 5, उसके ऊपर क्या होगा ऐसे 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, 8 9। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट व्हील हो गया, इसको हमने बोला फर्स्ट व्हील। उसके बाद ये हो गया हमारा सेकेंड व्हील, ये हो गया हमारा थर्ड व्हील, ये हो गया हमारा बच्चों फोर्थ व्हील।
ठीक है, 4 के बाद आ गया मान लो 5, ऐसे करके हो गया 6, 7, ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं। हर एक व्हील पे क्या हमारा 0 से लेके 9 तक नंबर्स है। ठीक है, ये 7 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करके नंबर्स लिखे हुए हर एक व्हील पे। हर एक व्हील पे क्या होता है 0 से लेके 9 तक नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, और तुम्हारा ये पासवर्ड है, ये सूटकेस के ऊपर विजिबल है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है पासवर्ड है। तुम्हारा पासवर्ड है सपोज दैट 7482। मान लो सपोज दैट एक ऐसा केस आया कि तुम अपने पासवर्ड भूल गए, तुम जो है ना पासवर्ड भूल गए, बस तुम्हें इतना पता है कि मेरे पासवर्ड का जो पहला डिजिट है वो तो 7 है, उसके बाद ये जो 3 डिजिट है ना 482 तुम भूल गए। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि पासवर्ड खोजो अपना, पासवर्ड क्या होगा, तो एक जनरल पर्सन जो मैथ्स नहीं जानता है, ठीक है, वो करेगा क्या, वो ये करेगा कि हमारे पास कितने डिजिट्स है टोटल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसको सिर्फ ये 7 डिजिट तो याद है कि ये हमारा पासवर्ड का फर्स्ट डिजिट है, ये तो याद है। अब कितने बच गए, टोटल कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं। 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। अब उसे 7 तो याद है, ये 9 डिजिट में से वो क्या करेगा, 3 डिजिट्स को एट ए टाइम लेके अरेंज करने की कोशिश करेगा। मान लो कि वो ऐसे ही करेगा ना कि हो सके मेरा पासवर्ड हो जाए 1 2 4 7 8 9, ये भी हो सकता है। 7 तो नहीं, 7 तो आ गया, तो 7 की जगह तुम 4 मान लो, 4 8 9 6 5 3 1 0 2, ऐसे करके वो क्या करेगा कि जो बचे हुए 9 डिजिट्स हैं उसमें से 3 डिजिट्स एट ए टाइम लेके 3 डिजिट्स को अरेंज करने की कोशिश करेगा, ऐसे करके कि ये भी पासवर्ड हो सकता है 1 2 4, ये भी पासवर्ड हो सकता है 4 8 9, ये भी पासवर्ड हो सकता है कि 6 5 3। ऐसे तुम अरेंज करते जाओगे तो क्या होगा, इसी अरेंजमेंट में से एक अरेंजमेंट क्या आ जाएगा 482, जो कि पासवर्ड का अगला 3 डिजिट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, क्वेश्चन में क्या पूछूं, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पासवर्ड बताओ, अगला 482 पासवर्ड है ये बताओ, ये नहीं पूछ रहा हूं। और ना ही हमारा जो इस क्वेश्चन में टारगेट है पासवर्ड खोजना। हमारा इस क्वेश्चन में क्या टारगेट है, क्या हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे वो बता रहा हूं। ये हमारा क्या हो गया कि ऐसे करके हम अगले बचे हुए 9 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स को 9 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स एट ए टाइम लेके हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज को हम क्या बोलेंगे अब मैथमेटिक्स में, परम्यूट करेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ कि ऐसे तुम्हें कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स करना होगा, बचे हुए 9 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स एट ए टाइम लेके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स करना होगा कि तुम्हें अपना पासवर्ड मिल जाए। कितने पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स करना होगा कि तुम्हें अपना पासवर्ड मिल जाए। समझ रहे हो बात को। 9 डिजिट्स बच गए ना, तो तुम क्या करोगे, 9 में से 3 डिजिट्स लेके अरेंज करने की कोशिश करोगे। तो मैं पूछूंगा कि बताओ ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। ये जो मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूं ना 4 5 6 ऐसे करके जो मैं अरेंज कर रहा हूं, तो बताओ ये ऐसे कितने अरेंजमेंट्स करने होंगे तुम्हें। अब तुम्हें समझ में आइडिया लग गया होगा कि ऐसे अरेंजमेंट्स करना तो काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी टफ है। टफ का मतलब ऐसे तो काफ़ी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, 0 1 2 भी हो जाएगा, 0 2 1 भी हो जाएगा, 2 1 0 भी हो जाएगा। ऐसे करके अगर मैं अरेंजमेंट को काउंट करने लगूँ, लिखने लगूँ एक एक अरेंजमेंट को, तब तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम मतलब फिजिबल नहीं है सारे अरेंजमेंट्स लिखना। तो इस चैप्टर में तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि अरेंजमेंट्स लिखो, इस चैप्टर में नहीं बोलेगा तुम्हें कि अरेंजमेंट्स को लिखो। इस चैप्टर में पूछेगा कि बताओ कितने अरेंजमेंट्स होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 9 डिजिट्स। 9 डिजिट्स है तुम्हारे पास, उसमें से तुम 3 डिजिट्स एट ए टाइम लेके जब परम्यूट करोगे या अरेंज करोगे 3 डिजिट्स को, तो बताओ कितने अरेंजमेंट्स होंगे। ये हमारा फर्स्ट अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा सेकंड अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा थर्ड अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा फोर्थ अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा फिफ्थ अरेंजमेंट हो गया। तो तुमसे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे, विदाउट एक्चुअली अरेंजिंग द नंबर्स, बिना नंबर्स को एक्चुअल अरेंज किए हुए हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। आई होप समझ में आ गया होगा क्या बोला जा रहा है। क्या बोला मैंने, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे
कि बचे हुए 9 डिजिट्स में से अगर हमने 3 डिजिट्स लिया, उसको अरेंज किया हमने 1 2 4 4 2 1 2 1 4 ऐसे करके अरेंज शुरू कर देंगे। तो हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करना है, ऐसे करके एक्चुअल में अरेंज नहीं करना है, कितने अरेंजमेंट्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। किस टॉपिक में? परमुटेशंस में। समझ में आ रही है बात? एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया। इस चैप्टर में क्या करना है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। मान लो कि हमारे पास 4 लेटर्स है, ABCDE, 4 की जगह 5 ले लो, 1 2 3 6 लेटर्स हमने ले लिया, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि ये कितने लेटर हैं, टोटल 6 लेटर्स हैं। अब मैं बोलूं कि 3 लेटर्स का अरेंजमेंट्स लिखो, इस 6 लेटर में से 3 लेटर्स का अरेंजमेंट लिखो। तो तुम क्या करोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, ABC पहला अरेंजमेंट, BAC दूसरा अरेंजमेंट, CAB तीसरा अरेंजमेंट, BCD चौथा अरेंजमेंट, CBD पांचवा अरेंजमेंट, ऐसे लिखना शुरू करोगे ना, DEF ऐसे करके अरेंजमेंट लिखोगे। तो फिर तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि ऐसे अरेंजमेंट लिखना तो फिजिबल नहीं है, ऐसे करके अरेंजमेंट। और ये तुमसे अरेंजमेंट लिखने के लिए भी नहीं बोलेगा इस चैप्टर में, तुमसे क्या बोलेगा कि ये 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स में से तुम्हें 3 लेटर्स एट ए टाइम लेना है और बताना है कि उसको तुम कितने वेज से अरेंज कर सकते हो, विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग द अरेंजमेंट्स। बिना ऐसे करके, ऐसे हम अरेंजमेंट को लिस्ट करने के लिए नहीं बोलेगा, पूछेगा कि बताओ ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, ये पूछेगा इस चैप्टर में। तो कैसे सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, वो पढ़ना हम इस चैप्टर में। ऐसे करके तुम अरेंज करोगे ना 3 डिजिट्स को, तो पूछेगा कि फाइंड हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी पॉसिबल इफ वी हैव 6 लेटर्स एंड वी टेक 3 लेटर्स एट ए टाइम। अगर हम 3 लेटर्स एट ए टाइम लेके अरेंज करते हैं तो बताओ कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे। समझ रहे हो बात को? विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग द अरेंजमेंट्स, बिना एक्चुअली अरेंजमेंट्स को लिस्ट किए हुए हमें ये फाइंड आउट करना है व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ वी हैव 6 लेटर एंड वी टेक 3 लेटर्स एट ए टाइम एंड अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज। और उसको हम 3 लेटर्स को लेके ऑल पॉसिबल वेज में अरेंज करते हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। लिखने के लिए नहीं बोलेगा कि अरेंजमेंट्स लिखो। आई होप समझ में आ गया होगा कि परमुटेशंस में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे वो बताता हूं मैं। कॉम्बिनेशन में क्या है तुम्हारे पास कि सपोज दैट तुम ऐसे देखो, तुम्हारे पास मान लो कि कॉम्बिनेशन में रीड करेंगे, चलो ABCDEFGH कितने लेटर्स हो गए, 2 4 6 8 लेटर्स हो गए। मान लो कि तुम्हारे पास 8 लेटर्स है और मैं तुम्हें बोलूं क्या, 8 लेटर्स की जगह मान लो कि 8 पर्सन्स हैं, ठीक है। 8 पर्सन्स हैं, पहले पर्सन का नाम A है, दूसरे पर्सन का नाम B है, तीसरे का C है, D है एंड सो ऑन, ठीक है। तो 8 पर्सन्स है तुम्हारे पास और तुम्हें करने के लिए क्या बोलेगा कि 3-3 पर्सन्स का ग्रुप बनाओ या 3-3 पर्सन्स का टीम बनाओ, ठीक है, या 3-3 पर्सन्स को सिलेक्ट करो। अब बताओ कि कितने ग्रुप्स पॉसिबल है या कितने टीम पॉसिबल है। मान लो कि 8 पर्सन्स है, पहले का नाम A है, दूसरे का B है, C है, D है, ऐसे मान लिया। अब मैं बोलूँ कि तुम्हें करना क्या है कि टीम बनाना है 3-3 पर्सन्स का। तो पहला टीम क्या होगा, ABC, पहला टीम हो गया। मतलब पहले टीम में क्या होगा, A पर्सन होगा, फिर B पर्सन होगा, फिर C पर्सन होगा। एक ये भी तो टीम हो सकता है, BAC, ये भी टीम हो सकता है। बहुत बच्चे बोलेंगे हाँ ये भी टीम हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। ABC और BAC ये तो एक ही टीम है ना, देख लो ना। पहले अगर पहले टीम में A पर्सन है, B पर्सन है और C पर्सन है, और मैं बोलूं कि एक टीम में B पर्सन है, A पर्सन है, C पर्सन है, तो क्या हमारा टीम चेंज हो गया? क्या टीम कहाँ चेंज हुआ? अभी भी तो दोनों टीम में, जो इस टीम में और इस टीम में एक ही पर्सन तो है। अगर तुम टीम के प्लेयर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हो तो टीम थोड़े चेंज हो जाएगा। अगर मान लो इंडियन क्रिकेट टीम है, उसमें तुम क्या करो कि 11 प्लेयर्स होते हैं, उसमें सारे प्लेयर्स को एक जगह तुम अरेंज कर दो, मतलब एक के बाद एक लाइन पे खड़ा कर दो। सचिन की जगह धोनी और धोनी की जगह सचिन को खड़ा कर दोगे तो क्या टीम चेंज हो जाएगा? टीम तो एक ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, ये एक टीम हो गया, ये दूसरा टीम नहीं हुआ, ये सेम टीम हुआ। हाँ, अब मैं अगर लिख देता हूं ABD, अब ये टीम चेंज हो गया, ये दूसरा टीम हो गया, बिकॉज इसमें ABC है, इसमें ABC की जगह D है, दूसरा पर्सन आ गया, दूसरा प्लेयर आ गया, तो टीम चेंज हो गया। मेरी बात आ रही समझ में? तो ये था क्या हमारा। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ ऐसे तुम कितने टीम्स बना सकते हो, 8 पर्सन्स मैं तुम्हें दे दूं और बोलूं कि 3-3 पर्सन्स को लेकर तुम बताओ कितने टीम्स बना सकते हो, या 3-3 पर्सन तुम कितने
पॉसिबल वेज में सिलेक्ट कर सकते हो या कितने ग्रुप बना सकते हो? तो इसका जवाब तुम्हें कौन देगा? कॉम्बिनेशन। आ रही बात समझ में? फिर मैं बोल रहा हूँ कि हमें एक्चुअल ऐसे टीम नहीं बनाना होगा कि हम बैठ जाएंगे टीम बनाने के लिए, फिर बोलेंगे ए बी एफ ऐसे बनाएंगे, फिर एक टीम, फिर एक बनाएंगे डी ई एफ, एक टीम बना लेंगे, फिर बोलेंगे एफ जी एच, ऐसे काउंटिंग शुरू कर देंगे। ये करने के लिए नहीं बोला जाएगा तुमसे, ये नहीं करना है। विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग द टीम, हमें बताना क्या होगा इस चैप्टर में? फाइंड द नंबर ऑफ टीम, ऐसे कितने टीम बनेंगे, एक्चुअल में लिस्ट नहीं करना हमें। समझ में आ रही है बात? तो इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन टॉपिक में हम ये करेंगे। कॉम्बिनेशन टॉपिक में हम क्या करेंगे, अब फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे। मान लो कि जैसे इसी में हम लोग बोल देते हैं कि 8 ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे। ऑब्जेक्ट्स हो सकता है 8 पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस 8 में से 3 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेकर हमें करना क्या होगा? अरेंज करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा। हमें पता है कि अरेंजमेंट्स में क्या होता है, ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर को हम कंसीडर करते हैं, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं कंसीडर करते। 8 ऑब्जेक्ट्स गिवन होगा, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स लेके अगर बोलेगा कि बताओ कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो इस टाइप का काम हम क्या करेंगे, किसमें? परमुटेशन में करेंगे। अगर 3 ऑब्जेक्ट्स लेके तुम्हें बोलेगा टीम बनाने के लिए या ग्रुप बनाने के लिए बोलेगा, ग्रुप बनाने के लिए या टीम बोलेगा बनाने के लिए, तो इसका काम हम किस में करेंगे? कॉम्बिनेशन में। इसका काम किस में हम करेंगे? परमुटेशंस में। अब ये भी बोल सकता है कि 8 ऑब्जेक्ट दे दे और बोले कि 8 ऑब्जेक्ट लेके टीम बनाओ, या 8 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेके परम्यूट कराओ, ये भी हो सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर, परमुटेशंस का क्या मतलब होता है बच्चों? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? ग्रुपिंग। परमुटेशन में क्या होता है? ऑर्डर जो होता है वो मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ए बी सी ले लिया हमने, या फिर हमने ले लिया बी ए सी ले लिया, ये 2 डिफरेंट परमुटेशन है, बट ये दोनों सेम कॉम्बिनेशन है या सेम टीम है। सी ए बी ले लिया, ये ले लिया, ये 3 डिफरेंट परमुटेशन है। पहला परमुटेशन, दूसरा परमुटेशन, तीसरा परमुटेशन, ये 3 डिफरेंट परमुटेशन है, बट ये एक सिंगल ग्रुप है या सिंगल टीम है। क्यों? बिकॉज तीनों में नंबर सेम है, ए बी सी बी ए सी सी ए बी, नंबर तो ए बी सी ही आ रहा है ना, तो ग्रुप तीनों एक ही है, बट ये 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, इसको समझना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम करने क्या जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम अरेंजमेंट्स को काउंट करेंगे जो कि परमुटेशन हेडिंग के अंदर आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप को काउंट करेंगे जो कि कॉम्बिनेशन हेडिंग के अंदर आएगा। तो इसको समझने के लिए हमें करना क्या है कि हम लोग कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? तो यहां से अब हम लोग अपने चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। पहला जो प्रिंसिपल है उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, एक बार इसको फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। बच्चों यहां पे क्या बोल रहा है इस रूल में कि हमारे पास देखो, लेट एन इवेंट कैन अकर थ्रू प्रोसेस 1 इन एम वेज। हमारे पास कोई इवेंट है, इवेंट बोल लो, जॉब बोल लो, मैथमेटिक्स में जॉब को या काम को हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई इवेंट है जिसको प्रोसेस 1 के थ्रू हम एम वेज में पूरा कर सकते हैं, एंड प्रोसेस 2 के थ्रू एन वेज में पूरा कर सकते हैं, और वो आपस में क्या होना चाहिए? नॉन ओवरलैपिंग। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट विल बी m+n। देखो ये कोई रूल नहीं है, ये मतलब एक IQ, एक ऐसा पर्सन जो मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं जानता है वो भी समझ जाएगा। मान लो कि कोई एक काम है, ठीक है, कोई एक काम है, उस काम को करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि तुम्हें कि जैसे कोई भी एक काम दे दूं कि जम्मू से दिल्ली जाना है, ठीक है,
तो जम्मू से दिल्ली तुम क्या बाई ट्रेन भी जा सकते हो, बाई प्लेन भी जा सकते हो, बाई रोड भी जा सकते हो। तो मान लो कि जम्मू से दिल्ली जाना, हमने बोल दिया कि प्लेन से जाने, चलो मैं इसको फॉर्मली ही लिख देता हूँ। इसको देखो क्या है, मान लो हमारे पास क्या है, इसको देखो ऐसे, इसको हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमें ना ऐसे, तुम देखो कि सिटी ए से सिटी बी जाना है, ठीक है, सिटी ए से सिटी बी जाना है। ये हो गया सिटी ए और ये हो गया मान लो सिटी बी, ठीक है। सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए मान लो कि 2 ट्रेन रूट अवेलेबल है, ये T1 और ये T2, और तीन तुम्हें प्लेन रूट अवेलेबल है, जिसको प्लेन को हमने A1 बोला, या एयर रूट अवेलेबल है, प्लेन रूट अवेलेबल है A2 A3। तो हमारा जॉब क्या है, ये सिटी ए से सिटी बी जाना, हमारा जॉब क्या है, सिटी ए से सिटी बी जाना, ये हमारा जॉब है, ये हमारा इवेंट है, ठीक है। अब इस काम को करने के 2 तरीके हो गए, ठीक है, या फिर ऐसे बोलो कि 2 प्रोसेस हो गए। प्रोसेस 1 क्या हो गया, ये हमारा प्रोसेस 1, गोइंग सिटी ए टू सिटी बी थ्रू ट्रेन, ट्रेन के थ्रू जा सकते हो। दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, गोइंग सिटी ए टू सिटी बी थ्रू एयर या बाई प्लेन। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेस 1 हो गया, ये हमारा हो गया प्रोसेस 1, प्रोसेस 1, और ये हो गया हमारा प्रोसेस 2, प्रोसेस 2, ठीक है। हमारा इवेंट जो है वो इवेंट ई क्या है, गोइंग ए टू बी, ठीक है, गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा इवेंट हो गया। अब इस ई इवेंट को हमने 2 ऑप्शन है, मतलब हम एक तो प्रोसेस 1 के थ्रू कर सकते हैं, एक तो प्रोसेस 2 के थ्रू कर सकते हैं। प्रोसेस 1 क्या हमारा, गोइंग ए टू बी फ्रॉम ट्रेन, ट्रेन से चले जाए, ये हमारा प्रोसेस 1 हो गया। ये प्रोसेस 2 क्या हो गया, गोइंग ए टू बी फ्रॉम प्लेन या एयर रूट से हम जा सकते हैं, ये हमारा प्रोसेस 2 है, ठीक है। अब इस इवेंट ई को हम प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग बोलने का मतलब क्या है कि हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका यह मतलब है कि जब तुम प्रोसेस 1 में से ट्रेन T1 या ट्रेन T2 कोई भी एक ट्रेन यूज करोगे तो फिर प्लेन नहीं यूज कर सकते हो। ये थोड़े पॉसिबल है कि तुम एक साथ ट्रेन पे भी बैठ जाओगे और प्लेन पर भी बैठ जाओगे, दोनों पे इकट्ठे बैठ के सिटी ए से सिटी बी पहुंच जाओगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि जब तुम प्रोसेस 1 के थ्रू करते हो इस इवेंट को, गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो फिर प्रोसेस 2 नहीं आता बीच में, और प्रोसेस 2 के थ्रू करते हो तो प्रोसेस 1 नहीं आता है। मतलब प्रोसेस 1 में से तुम कोई भी प्रोसेस 1 के थ्रू कोई भी एक वे से करोगे तो प्रोसेस 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, प्रोसेस 2 के थ्रू कोई भी एक वे से करोगे तो फिर प्रोसेस 1 इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये जो इवेंट ई है हमारा, इसको तुम कितने वे से परफॉर्म कर सकते हो, ये जो इवेंट ई है ना, ए से बी जाना, इसको तुम कितने वे से परफॉर्म कर सकते हो। प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 आपस में इंडिपेंडेंट है। हमें पता चल गया कि प्रोसेस 1 के थ्रू हम कितने वे से कर सकते हैं, 2 वे से, बिकॉज 2 ट्रेन अवेलेबल है। और प्रोसेस 2 के थ्रू हम कितने वे से कर सकते हैं, 3 वे से, बिकॉज 3 प्लेन्स अवेलेबल है। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ, ये नो नहीं लिखा है, नंबर ऑफ फेज टू रिच बी फ्रॉम ए, ठीक है, कितने वेज होंगे, तो क्या होगा, प्रोसेस 1, मतलब ये प्रोसेस 1 को कितने वे से हम कर सकते हैं कंप्लीट, 2 वेज से, तो इसको हमने 2 बोल दिया। प्रोसेस 2 को हम कितने वे से कंप्लीट कर सकते हैं, 3 वेज से, तो 5 वेज। समझ में आ रही है मेरी बात। मतलब ये सिंपल सा बात है कि हमारे पास कोई भी एक प्रोसेस है या फिर ऐसा कोई भी इवेंट है, उस इवेंट को करने के 2 प्रोसेस है, 1 और 2, ठीक है। प्रोसेस 1 से हम 2 वे से कर दिया हमने, और प्रोसेस 2 से हमने 3 वे से कर दिया। तो इस इवेंट को, इस इवेंट ई को करने के कितने पॉसिबल वेज हैं, तो सिंपल है, P1 नंबर ऑफ वेज,
ऑफ डूइंग इवेंट थ्रू प्रोसेस 1 प्लस नंबर ऑफ फेज ऑफ डूइंग इवेंट थ्रू प्रोसेस 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ फेज आ जाएगा ऑफ डूइंग प्रोसेस ये ऑफ इवेंट ई। मतलब इवेंट ई को करने के कितने प्रोसेस वेज हो गए, इन दोनों प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के जो नंबर ऑफ फेज उसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें तुम ऐसे भी एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल मान लो कि इसको हमने एग्जाम्पल 1 बोला, ठीक है, इसको हमने क्या बोला एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। मान लो कि कोई स्कूल है हमारे पास या कोई क्लास है, क्लास 11th क्लास है। इस 11th क्लास में हमने मान लो कि 20 गर्ल्स हैं इसमें एंड 30 बॉयज़ हैं। और जो क्लास टीचर है ना, वो क्या करना चाह रहा है कि कोई एक गर्ल और एक बॉय को वो सिलेक्ट करना चाह रहा है, क्या करने के लिए, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास। ठीक है, वो सिलेक्ट करना चाह रहा है इधर ए बॉय और ए गर्ल, सिलेक्ट करना चाह रहा है इधर ए बॉय और गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन फंक्शन। कोई फंक्शन होगा, वो मैथ्स वाला फंक्शन नहीं, कोई फंक्शन कोई पार्टी होगा, उसमें से या तो एक गर्ल्स को या तो एक बॉयज को टीचर क्या करना चाह रहा है, सिलेक्ट करना चाह रहा है। तो हमारा मेन जो इवेंट ई है क्या है, सिलेक्टिंग अ बॉय एंड ए गर्ल, सिलेक्टिंग अ बॉय और अ गर्ल, ये हमारा क्या हो गया, ये इवेंट ई है। अब इस इवेंट ई को करने के दो प्रोसेस हैं, ठीक है, या फिर तुम ऐसे बोलो इस इवेंट ई को करने के दो इवेंट्स हैं। E1 मैथमेटिक्स में हम प्रोसेस को इवेंट ही बोलते हैं, एक इवेंट E1 ले लिया, एक इवेंट E2। इवेंट E1 को मतलब इवेंट E1 को हमने क्या बोल दिया, सिलेक्टिंग अ गर्ल को सिलेक्ट करना है। E2 को हमने क्या बोल दिया, सिलेक्टिंग अ बॉय। और ये इवेंट हमारा क्या है, इवेंट क्या है, सिलेक्टिंग अ बॉय और ए गर्ल। E1 क्या हो गया, सिलेक्टिंग अ गर्ल, और E2 क्या हो गया, सिलेक्टिंग अ बॉय। अब तुम बताओ कि ये जो इवेंट ई है इसको दो इवेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला इवेंट क्या है, सिलेक्टिंग अ गर्ल। तो बताओ गर्ल्स को तुम कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो, 20 वे से सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज 20 गर्ल्स आर अवेलेबल। और बॉयज़ को तुम कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो, और 30 वे से सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज 30 बॉयज़ आर अवेलेबल। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि तुम इस इवेंट को कितने वे से परफॉर्म कर सकते हो, या जो हमारे पास टास्क है या जो हमारे पास जॉब ई है, इसको तुम कितने वे से परफॉर्म कर सकते हो, ऐसे लिखने का मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई, इसको तुम कितने वे से कर सकते हो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट E1 प्लस नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट E2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 20 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, 50 वेज से तुम इस इवेंट ई, जो कि हमारा क्या है, सिलेक्टिंग अ बॉय और ए गर्ल, ये जो हमारा इवेंट है इसको हम 50 वेज से कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया होगा अभी तक क्या बोला जा रहा है। ये था हमारा एडिशन रूल। अब इस एडिशन रूल में हम बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, क्या रखेंगे वो बताया जा रहा है। ठीक है, पहला चीज क्या है, नोट में क्या याद रखेंगे, नोट कुछ हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट नोट क्या है, एडिशन मीन्स ऑप्शन और इसका क्या मतलब है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में एडिशन रूल यूज हो रहा होगा तो वहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा। और ये और वाला मतलब ये इंग्लिश वाला और, इसका सेंस हो रहा होगा, इंग्लिश वाला और का, इस और को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, या वाला सेंस आएगा जब भी किसी भी क्वेश्चन में हम एडिशन रूल को यूज करेंगे। मतलब क्या है कि जैसे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलूँ ना
कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इस क्वेश्चन में एडिशन रूल यूज हो रहा था, एग्जाम्पल 2 जो मैंने लिया, इसमें या का सेंस आ रहा है, मतलब क्या कि या तो 20 गर्ल या तो 30 बॉयज में से हमें क्या करना है, एक बॉय और एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन में हम आए जो अभी हमने लिया था, हम ऐसे बोलेंगे प्रोसेस 1 से हम 2 वे से जा सकते हैं ए टू बी, या प्रोसेस 2 के थ्रू हम 3 वे से जा सकते हैं, ठीक है। तो बीच में क्या आ रहा है, या वाला ऑप्शन आ रहा है, समझ में आ रही है बात। तो जब भी एडिशन रूल यूज होगा तो उसमें हमें किसका आएगा, मतलब किसकी फीलिंग आएगी, ऐड, जिस क्वेश्चन में हमें एडिशन रूल यूज करना उसमें हमें या और इसका सेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे बीच में, मतलब ऑप्शन में क्या होगा, किसी प्रोसेस को करने के लिए ऑप्शन होगा हमेशा कि हम या तो इस प्रोसेस से कर सकते हैं या तो इस प्रोसेस से कर सकते हैं, तो उसमें क्या लगेगा, एडिशन रूल। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। सेकंड में हमारे पास क्या है, सेकंड जो हमें रूल है, जो एडिशन रूल में हमें मतलब ये करना है, याद रखना है, वो क्या है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज should be mutually exclusive और नॉन ओवरलैपिंग। मतलब क्या है कि जो हमारे पास इवेंट गिवन होगा ना, उस इवेंट को करने के कई सारे ऑप्शंस होंगे, तो वो सारे ऑप्शंस आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, मतलब सारे ऑप्शंस आपस में म्यूचुअली क्या होने चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला कि ट्रेन से जा सकते हैं या प्लेन से जा सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम प्रोसेस 1 को कर रहे होंगे तो प्रोसेस 2 यूज़ नहीं हो रहा होगा। मतलब अगर हम पहले ट्रेन से जाएंगे तो दूसरा ट्रेन यूज़ नहीं हो रहा होगा, या ट्रेन 1 से जाएंगे तो प्लेन 2 यूज़ नहीं हो रहा होगा। मतलब कि ये सब जो प्रोसेस 1 के जितने भी वेज हैं वो भी आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और प्रोसेस 2 के भी जितने नंबर ऑफ वेज है वो भी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और ये दोनों प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के आपस में जो ये नंबर ऑफ वेज है ये भी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक प्रोसेस से हम काउंट करें कि 2 वेज है तो इसका भी कोई प्रोसेस काउंट हो जाए, मतलब इसका भी कोई नंबर ऑफ वेज काउंट हो जाए, ऐसा नहीं होने चाहिए। मतलब कि जितने भी वेज होने चाहिए ना वो सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी जाके हम एडिशन रूल यूज करेंगे। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि मतलब इस प्रोसेस को ना हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास कोई इवेंट ई है, ये इवेंट एनी इवेंट है, या इसको जॉब बोल लो या इवेंट बोल लो, हमारे पास इवेंट ई है। इस इवेंट को हम E1 प्रोसेस के थ्रू मान लो हम M1 वेज से कर सकते हैं, और इस इवेंट की बात कर रहे हैं, इस इवेंट को E1 प्रोसेस के थ्रू हम M1 वेज से पूरा कर सकते हैं, E2 प्रोसेस के थ्रू हम मान लो M2 वेज से कंप्लीट कर सकते हैं, और E3 प्रोसेस के थ्रू M3 वेज से कर सकते हैं, और En-1 प्रोसेस के थ्रू अगर हम M ऑफ N-1 वेज से पूरा कर सकते हैं, और En प्रोसेस के थ्रू मान लो इसे हम Mn वेज से कंप्लीट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट ई, ये सिंपल हो जाएगा एडिशन रूल, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट ई थ्रू प्रोसेस 1 प्लस नंबर ऑफ वेज of doing the event E through process 2 and so on and so far, number of ways of doing the event E through process En-1 plus number of ways of doing the event E, इस इवेंट को करने का थ्रू प्रोसेस En, ये हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, M1 प्लस M2। E2 इवेंट के थ्रू हम कितने वे से कर सकते हैं, M2 वे से। फिर E3 इवेंट के थ्रू हम कितने वे से कर सकते हैं, M3 वे से। फिर En-1 प्रोसेस के थ्रू हम कितने इवेंट से कितने वे से कर सकते हैं, Mn-1 से। फिर En प्रोसेस के थ्रू हम कितने वे से कर सकते हैं, M ऑफ N वे से। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट E, ये लिखा हुआ है N और ब्रैकेट में E लिखा है, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट E। ई इवेंट को करने के कितने वेज हो गए, M1 प्लस M2। इसको हमने जनरलाइज कर दिया और कुछ भी नहीं है, ये हमें याद रखना होगा। जैसे इसमें क्या लिया था हमने, 2 प्रोसेस लिया था ना,
पहले प्रोसेस के थ्रू हम कितने वे से कर सकते हैं, 2 वे से। सेकंड प्रोसेस के थ्रू हम कितने वे से कर सकते हैं, 3 वे से। फर्स्ट प्रोसेस के थ्रू 2 वे से। तो यहाँ पे हमने 2 प्रोसेस लिया था, इसी को हमने जनरलाइज करके बोल दिया कि हमने इवेंट ई को n प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोसेस के थ्रू m1 वे से कर सकते हैं, सेकेंड प्रोसेस के थ्रू m2 वे से कर सकते हैं, थर्ड प्रोसेस के थ्रू m3 वे से कर सकते हैं, एंड nth प्रोसेस के थ्रू mn वे से कर सकते हैं। तो ये सबको ऐड कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा था एडिशन रूल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल में। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन रूल या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको भी ध्यान से सुनो। यहां पे क्या बोला जा रहा है, इफ इवेंट E1, हमारे पास कोई इवेंट E1 है, ठीक है, इसको हम कैन अकर थ्रू m वेज। कोई इवेंट E1 है जो m वेज से अकर हो सकता है, ठीक है। एंड अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलने का मतलब कि जब इवेंट E1 m वेज में से किसी भी एक वे से अकर होता है तो फिर E2 इवेंट अकर नहीं होता है। समझ में आ रही बात। मान लो कि अगर हमने कोई इवेंट E1 लिया, वो मैं बोलूं कि 5 वेज से हम उस इवेंट E1 को कर सकते हैं, तो 5 वेज में से किसी भी एक वे से अगर हमने इवेंट E1 को परफॉर्म कर दिया तो फिर E2 इवेंट नहीं आएगा। मतलब E2 इवेंट उस 5 वे में से किसी भी एक वे से हमने किया पूरा इवेंट E1 को, तो फिर उसमें E2 इवेंट मिक्स नहीं होगा, मतलब E2 इवेंट का नंबर ऑफ वेज नहीं आएगा। तो इवेंट E1 और इवेंट E2 आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब जब हम इवेंट E1 को परफॉर्म करें तो E2 नहीं आए, और E2 को परफॉर्म करें तो E1 नहीं आए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, हमारे पास कोई इवेंट E1 है जिसको हम m वे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट E2 कैन अकर थ्रू n वेज, इसको हम n वेज से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इवेंट E1, यहां देखो ये पंच लाइन क्या है, इवेंट E1 और ये बीच में एंड है, ये वर्ड इवेंट E1 एंड E2, मतलब इवेंट E1 भी होना चाहिए एंड इवेंट E2 भी होना चाहिए। ये कितने वेज में होगा, m इंटू n वेज में। इसको तुम ऐसे समझने की कोशिश करो। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ऐसे बोलूं, इसको देखो, हमारे पास ना ऐसे तुम देखो, जो एडिशन का रूल लिया था वैसे ही मिलता जुलता एक रूल लेते हैं। एक सिटी ए है, सिटी बी और सिटी सी, ये 3 सिटी है, ठीक है। हमें करना क्या है कि सिटी ए से सिटी बी सी जाना है वाया सिटी बी, सिटी बी के थ्रू सिटी ए से सिटी सी जाना है। तो मान लो कि ऐसे समझो कि इसमें सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए 2 ट्रेन रूट अवेलेबल है, एक बस रूट अवेलेबल है, और या फिर इसको 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे देखो, एक तो T1 और T2 2 ट्रेन रूट अवेलेबल है, ठीक है। और B1 B2 2 बस रूट अवेलेबल है, और 2 प्लेन रूट अवेलेबल है, A1 A2, ठीक है। ये तो सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए। सिटी बी से सिटी सी जाने के लिए मान लो कि 2 ट्रेन रूट अवेलेबल है, T1 डैश, पहले ट्रेन रूट को हमने क्या बोल दिया, T1 डैश, फिर हमने बोल दिया T2 डैश, फिर एक बस रूट अवेलेबल है उसको हमने B1 डैश बोल दिया, और 2 प्लेन रूट अवेलेबल है, A1 डैश और A2 डैश, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमारे पास एक इवेंट E है, ये क्या है, टू रीच सिटी सी फ्रॉम सिटी ए वाया सिटी बी। मतलब क्या, हमें सिटी सी पहुंचना है, ये जो सिटी सी है ना, ये हमें पहुंचना है फ्रॉम सिटी ए सिटी बी के थ्रू, इस सिटी बी के थ्रू। तो ये हमारा इवेंट ई है, ठीक है। अब इस इवेंट ई को करने के हमारे पास तुम ऐसे देखो कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, या फिर तुम ऐसे देखो कि अभी तुम इसको ऐसे देखो कि हमारे पास सिटी ए से सिटी सी पहुंचने के लिए 2 इवेंट्स हैं। पहला इवेंट E1 के थ्रू, उसके बाद क्या हमारा इवेंट E2 के थ्रू। सिटी सी पहुंचना है, सिटी ए से सिटी सी, सिटी ए से हमें सिटी सी पहुंचना है, तो उसके लिए पहला हमारा इवेंट E1 है और दूसरा इवेंट E2 है, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि इवेंट ई को तुम देखो कि इवेंट ई को हम कितने वे से परफॉर्म कर सकते हैं। इवेंट ई को हम कितने, या तो दोनों ट्रेन में से किसी भी एक ट्रेन से चले जाएं, या तो ट्रेन से जाने के कितने वेज हो गए 2, बस से जाने के कितने वेज हो गए 2, और प्लेन से जाने के कितने वेज हो गए, वो भी 2 हो गए। तो इस इवेंट ई को तुम कितने वे से परफॉर्म कर सकते हो, 6 वेज से। और इवेंट ई टू को तुम कितने वे से परफॉर्म कर सकते हो, इसको तुम 2 to 4 5 वे से परफॉर्म कर सकते हो। और जब तुम इवेंट ई वन करोगे एंड इवेंट ई टू करोगे तब तुम जाके सीटीसी पहुंचोगे। अगर तुमने इवेंट ई वन कर दिया, इवेंट ई टू छोड़ दिया, तब क्या होगा, तुम सीटीसी पहुंच ही नहीं पाओगे। इवेंट ई वन कर दिया तो बी पर रुक जाओगे, और तुम इवेंट ई टू कर ही नहीं सकते हो पहले बिना इवेंट ई वन किए हुए। मतलब ऐसा थोड़े ना होगा कि अगर तुम्हें यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो तुम सीधे सिटी बी पहुंच जाओगे बिना किसी ट्रेन बस एयर के, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिटी सी पहुंचने के लिए इवेंट ई वन और फिर इवेंट ई टू परफॉर्म करना है। या फिर हम इसको ऐसे बोलें कि इवेंट ई वन एंड इवेंट ई टू, ये भी करना है ये भी करना है। अब बताओ तुम इस इवेंट को कितने वे से परफॉर्म कर सकते हो। तो सिंपल सा इसमें बात है कि इसमें लग जाएगा मल्टीप्लीकेशन रूल। अगर मैं ऐसे बोलूँ नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग या नंबर ऑफ वेज टू रिच सिटी सी फ्रॉम सिटी ए वाया सिटी बी, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई वन इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई टू। ये क्या हो जाएगा, ये कितने वेज हैं 2 4 6, और ये कितने वेज है 5, मतलब क्या हो गया 2 4 5, मतलब 30 वेज से तुम क्या कर सकते हो, सिटी ए से सिटी सी पहुंच सकते हो थ्रू सिटी बी। ये टोटल 30 वेज हो जाएंगे। अगर तुम इन 30 वेज को, मैं तो सारे वेज नहीं 2 4 वेज लिख के दिखा दे रहा हूँ। मतलब तुम ऐसे करो कि सिटी ए से सिटी सी ऐसे पहुंचो कि ए टू सी और फिर सी टू बी, सॉरी बी टू सी। मतलब कि तुमने T1 यूज़ किया, T1 के बाद तुमने क्या कर लिया, T1 डैश यूज़ कर लिया। तो तुम सिटी पंप, ये इसको हमने फर्स्ट वे लिख लिया। मतलब कि अगर पहले तुमने फर्स्ट T1 ट्रेन यूज़ किया इवेंट T1 का, और T1 डैश ट्रेन यूज़ किया इवेंट T2 का, तो CTC पहुंच गए थ्रू बी। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि T1 तो तुमने लिया इवेंट T1 का, और T2 डैश लिया तुमने इवेंट E2 का, तो ये हमारा सेकेंड वे हो गया। थर्ड वे क्या हो जाएगा कि तुमने T1 लिया इवेंट T1 का, और यहाँ पे B1 डैश लिया इवेंट E2 का। ऐसे करके तुम काउंट कर लो, मतलब कि T1 T1 डैश, T1 T2 डैश, T1 B1 डैश, T1 A1 डैश, T1 A2 डैश, फिर आ जाओ T2 T1 डैश, फिर T2 T2 डैश, T2 B1 डैश एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि यहां से अगर तुमने T1 परफॉर्म किया इवेंट E1 का एक वे T1 परफॉर्म किया, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग E2 के लिए कितने ऑप्शन खुल गए, उसके लिए E2 के लिए 5 ऑप्शंस खुल गए। फिर T2 के क्रॉसपॉन्डिंग E2 परफॉर्म करने के कितने ऑप्शंस खुल गए, अगेन 5 खुल गए। तो यहां से तुम एक वे परफॉर्म करते हो, मतलब इवेंट T1 का कोई भी एक वे परफॉर्म करते हो, तो उसके लिए कितने ऑप्शंस खुल जाते हैं 5 वेज। तो यहाँ कितने वेज है 6 वेज, तो 6 इंटू 5, तो टोटल 30 वेज हो जाएंगे जिससे तुम सिटी ए से सिटी सी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बोल रहा है इवेंट, मतलब ये हमारा क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी समझ जाओ कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक दो कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2 ले लो, कि अगर हम लोग क्लास वाले ले एग्जांपल क्लास का, कि कोई क्लास है उसमें मान लो कि 20 बॉयज़ हैं एंड 30 गर्ल्स हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। हमें क्या करना है, चूज करना है कि रिप्रेजेंट क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, क्लास फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चूज करना है एक बॉय एंड गर्ल। इसको हम ऐसे बोले कि हमें करना है टू रिप्रेजेंट क्लास इन अ फंक्शन ठीक है, ए बॉय, अब यहां पे देखो एंड है बीच में, एंड गर्ल इज टू बी चूजन। मतलब क्या है कि एक बॉय एंड एक गर्ल को,
मतलब कि एक बॉय और एक गर्ल को नहीं, और नहीं बीच में आएगा, एंड एक गर्ल को, मतलब एक बॉय एंड एक गर्ल को हमें क्या करना है, चूज करना है क्लास के फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ई इवेंट क्या है, चूजिंग अ बॉय एंड ए गर्ल, चूजिंग अ बॉय एंड अ गर्ल एंड ए गर्ल, ये हमारा इवेंट ई है। अब इस इवेंट ई को करने के दो ऑप्शन हो गए, एक इवेंट ई वन, एक इवेंट ई टू। मतलब क्या हो गया, चूजिंग अ बॉय, इस बात को भी ध्यान में रखना है, पहले बॉय चूज करना है फिर गर्ल्स को चूज करना है, इसमें ऑर्डर जो होता है मैटर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बॉय को कितने वे से चूज कर सकते हैं, 20 वे से, गर्ल्स को कितने वे से चूज कर सकते हैं, 30 वे से। अब हमें करना है क्या, इवेंट ई वन भी परफॉर्म करना है, इवेंट ई टू भी परफॉर्म करना है। मतलब कि बॉय भी चूज करना है, गर्ल्स भी चूज करना है, बीच में ऑप्शन नहीं है। ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि बॉय चूज कर लिया या गर्ल चूज कर लिया, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, बॉय भी चूज करना है एंड गर्ल भी चूज करना है। तो इसके कितने ऑप्शन हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट ई, मतलब एक बॉय एंड एक गर्ल चूज करने के कितने ऑप्शन हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई वन एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई टू, क्या हो जाएगा 20 इंटू 30, मतलब कि 600 वेज हो जाएंगे। 600 वेज से तुम एक बॉय और एक गर्ल चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बट इसमें तुम्हें फिर अगेन कुछ नोट्स हैं जो तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे क्या है कि इसको तुम ऐसे देखो कि हमें करना क्या था, सिटी सी पहुंचना था, ठीक है। तो सिटी सी पहुंचने के लिए हम इवेंट ई वन भी हमें परफॉर्म करना पड़ा और इवेंट ई टू भी परफॉर्म करना पड़ा। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हमें इवेंट ई वन भी करना है एंड इवेंट ई टू भी करना है, दोनों करना है, तब जाके हमारा इवेंट ई कंप्लीट होगा, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास बीच में कंडीशन है, मतलब इवेंट ई वन भी करना है, इवेंट ई टू भी करना है। अब चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसे तुम्हें पूछूं कि मान लो कि किसी पर्सन को मैं बी पे लाके खड़ा कर दूं, ठीक है, बी सिटी पर लाके खड़ा कर दूं। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ लिविंग सिटी बी, सिटी बी को लीव करने का, छोड़ने का कितना तरीका है, यहां पे तुम्हें खड़ा कर दूं और बोलूं कि इस सिटी बी को छोड़ने का कितना तरीका है, बताओ, ये बताओ। तो फिर हमारे पास अब कंडीशन नहीं है, अब हमारे पास ऑप्शन है। अब यहां पे हमें एडिशन रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगेगा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम सिटी बी से या तो सिटी सी पहुंच जाए, या तो सिटी ए पहुंच जाए, या तो सिटी सी पहुंच जाए। ये हमारे पास अब ऑप्शन आया है, कंडीशन नहीं है। ऐसे हम थोड़े बोलेंगे कि सिटी बी से सिटी ए एंड सिटी सी, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। यहां पे हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन है हमारे पास। तो अब यहां पे एडिशन रूल लगेगा, मतलब कि हमने क्वेश्चन बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ लीविंग सिटी बी, सिटी बी को लीव करने के, छोड़ने के कितने तरीके हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, ई वन, दूसरा ऑप्शन हो गया ई टू, मतलब कि सिटी बी से सिटी ए कितने वे से जा सकते हो, 2 4 6 वे से जा सकते हो, और सिटी बी से सिटी सी कितने वे से जा सकते हो, 5 वे से जा सकते हो। तो टोटल कितने हो गए, 6 + 5, 11 वेज से तुम सिटी बी छोड़ सकते हो, मतलब सिटी बी से बाहर जा सकते हो। इधर तो हो गए 5 वेज, इधर हो गए 6 वेज, ठीक है। तो हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि एडिशन रूल जो होता है ना, उसमें क्या यूज होता है, एडिशन रूल में हमारा ऑप्शन होता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन रूल का हम यूज करेंगे, उसमें कंडीशन होता है। कंडीशन का मतलब कि उसमें एंड यूज होता है, एंड का सेंस आता है, और ये मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में और का सेंस आता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। अब कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे इसको तुम देख लो, नोट नंबर, ये पेज नंबर 5, कुछ नोट देख लो। जैसे हमने नोट देखा था ना एडिशन में, वैसे नोट देख लो। पहला नोट में क्या है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है, जो रूल है, ये क्या इंप्लाई करता है, एंड का सेंस आता है इसमें, या कंडीशन होता है। सेकंड में क्या होगा, फॉर मल्टीप्लिकेशन events should be independent,
जैसे क्या है, एडिशन में भी क्या होना चाहिए था कि जो हमारा इवेंट था वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। सेम लाइन पे मल्टीप्लिकेशन में भी इवेंट क्या होना चाहिए, आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको अब इसमें क्या है कि तुम इसमें ऐसे देखो, थर्ड में तुम इसको जनरलाइज कर लो कि मान लो कि हमारे पास कोई इवेंट ई है। ठीक है, ये हमारे पास कोई इवेंट है, एनी इवेंट। अब इस इवेंट ई को हम E1 इवेंट के थ्रू, ये तो हमारा इवेंट ई है, एनी इवेंट ई है। अब इस इवेंट ई को हम E1 इवेंट के थ्रू कितने वे से कर सकते हैं, मान लो M1 वे से कर सकते हैं। एंड इवेंट E2 के थ्रू कितने वे से कर सकते हैं, M2 वे से कर सकते हैं। एंड इवेंट E3 के थ्रू हम कितने वे से कर सकते हैं, M3 वे से कर सकते हैं। और इवेंट En-1 इवेंट के थ्रू M(n-1) वे से कर सकते हैं। एंड इवेंट En के थ्रू हम M(n) वे से कर सकते हैं। हमारे पास कोई इवेंट ही है, उसको हम इवेंट E1 के थ्रू M1 वे से कर सकते हैं, इवेंट E2 के थ्रू M2 वे से, E3 के थ्रू M3 वे से। तो हम इवेंट E1 को मतलब क्या करना है, हमें इवेंट E1 को हम कितने, इवेंट E1 नहीं, इवेंट E को हम कितने वे से परफॉर्म कर सकते हैं। इवेंट ई हमारा तभी कंप्लीट होगा जब हम इवेंट E1 भी करेंगे, एंड इवेंट E2 भी करेंगे, एंड इवेंट E3 भी करेंगे, एंड इवेंट En-1 भी करेंगे, एंड इवेंट En भी करेंगे। जैसे हम इसको क्या बोला हमने यहाँ पे कि हम इवेंट ई हमारा तभी कंप्लीट होगा जब हम इवेंट E1 भी करेंगे, मतलब सिटी ए से सिटी बी भी जाएंगे, एंड इवेंट E2 भी करेंगे जब हम सिटी बी से सिटी सी जाएंगे, तभी जाकर हमारा इवेंट ई कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने 2 इवेंट लिया था, ऐसे करके इसी को हमने जनरलाइज कर दिया कितने इवेंट में, n इवेंट्स में। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट E1 इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट E2 इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट E3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट n-1 En-1 नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट En। तो ये क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 सो एंड सो फार Mn-1 इंटू Mn। ये किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ फेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई। ये हमें याद रखना है, ये जनरलाइज हो गया, कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 इवेंट लिया था ना, E1 E2। यहाँ पे 3 इवेंट ले लेते तो सेम लॉजिक होता, पहले इवेंट को करने के 6, दूसरे को 5, मान लो एक तीसरा इवेंट ले लेते, उसको परफॉर्म करने के 4 वेज हो जाते, तो यहाँ पे 6 × 5 × 4 हो जाता, मतलब टोटल 120 वेज आ जाते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस बात का जनरल रूल। अब हमें करना क्या है वो बता रहा हूँ। कहने का एक बार और मैं बता दूं कि हमें इस पूरे चैप्टर में या मल्टीप्लिकेशन रूल में भी क्या कर रहा हूँ मैं, कि हमारे पास कोई एक इवेंट होता है, इवेंट होगा वो ऐसे देखो, हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन रूल में करना क्या है कि हमारे पास कोई इवेंट ई होगा। एडिशन रूल में देखो, सबसे पहले हमारे पास एक इवेंट ई होगा जिसको करने के कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मान लो 3 ऑप्शन ले लिया, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। प्रोसेस 1 के थ्रू E1 वेज से, E2 वेज से और E3 वेज से। और ये हमारा जो इवेंट ई है कब कंप्लीट होगा, जब हम प्रोसेस 1 के थ्रू किसी भी एक वे से कर दें। यहाँ जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इवेंट ई हमारा कब कंप्लीट होगा, जब हम इसको प्रोसेस 1 के थ्रू किसी E1, प्रोसेस 1 के थ्रू कितने वे से कर सकते, E1 वे से, तो किसी भी एक वे से कर दे तो ये हमारा इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इस इवेंट ई को प्रोसेस 2 के थ्रू किसी भी एक वे से कर दूं तो भी हमारा इवेंट ई कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इस इवेंट ई को प्रोसेस 3 के थ्रू किसी भी एक वे से कर दूं तो भी हमारा इवेंट ई कंप्लीट हो जाएगा। मान लो कि इसको करने के 4 ऑप्शन है, इसको करने के 5 ऑप्शन, इसको करने के 6 ऑप्शन है, तो ये इवेंट ई कब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस 4 ऑप्शन में से किसी भी एक वे से कर दूं तो ये हमारा कंप्लीट, 5 वे में से किसी भी एक वे से कर दूं तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा, 6 वे में से किसी भी एक वे से कर दूं तो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या है, हम ऐसे बोलेंगे ना कि इवेंट ई हमारा कब कंप्लीट होगा, जब हम इवेंट E1 करें या इवेंट E2 करें या इवेंट E3 करें। ठीक है, मतलब ये इसमें से कोई भी एक वे कर दें, इसमें इवेंट E2 कर दें या E3 कर दें, तो इसको करने के कितने पॉसिबल वेज हो जाएंगे, 4 + 5 + 6। ठीक है,
अब इसी को देखो, क्या हमारे पास कोई इवेंट ई है, ये तो हो गया हमारा एडिशन रूल के लिए, एडिशन रूल में यही होता है। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल को समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। इसमें हमारे पास मान लो कि ये भी 3 इवेंट में डिवाइड हो गया। प्रोसेस 1 के थ्रू इवेंट E1 वे से कर सकते हैं, प्रोसेस 2 के थ्रू E2 वे से कर सकते हैं, प्रोसेस 3 के थ्रू E3 वे से कर सकते हैं। अब सुनो क्या है, अब ये हमारा इवेंट ई तब ही कंप्लीट होगा जब हम ये क्या इवेंट E1 भी कंप्लीट करें, मतलब प्रोसेस 1 को भी पूरा करें एंड प्रोसेस 2 को भी पूरा करें एंड प्रोसेस 3 को भी पूरा करें। बीच में यहाँ पे ऑप्शन था, बीच में और था यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में और नहीं है, बीच में यहाँ पे एंड है। कोई भी एक प्रोसेस छोड़ देंगे ना तो ये हमारा कंप्लीट इवेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या था ना, 2 इवेंट था ना, इसमें से कोई भी एक छोड़ देंगे तो हमारा जो इवेंट है ए से सी जाना ये कंप्लीट नहीं होगा। तो वही क्या करेंगे, बीच में एंड है, मतलब प्रोसेस 1 भी करना है, प्रोसेस 2 भी करना है, प्रोसेस 3 भी करना है, बीच में एंड है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई वो क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट E1 थ्रू प्रोसेस P1। मान लो कि ये M1 वेज से हो सकता है, मान लो प्रोसेस 2 के थ्रू ये हमारा इवेंट E2 कितने वेज से हो सकता है, M2 वेज से, और प्रोसेस 3 के थ्रू ये हमारा इवेंट E3 कितने वेज से हो सकता है, M3 वेज से। मान लो कोई एक एग्जांपल ले लो, 4 वे हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, तो इस इवेंट को हम कितने वे से कर सकते हैं, 4 × 5 × 6, ठीक है। मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब एक थर्ड तो हो गया हमारा पॉइंट, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में हमें क्या देखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। इफ़ बिटवीन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ बिटवीन 2 प्रोसेसेस, या इफ बिटवीन 2 इवेंट्स ले लो, ऑर्डर इज पॉसिबल, order is possible, then it will be considered by itself in multiplication. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर ये जो हमारा है ना नोट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। मैं मतलब बार बार रिमाइंड कराता रहूँगा तो हो सके तुम कंफ्यूज ना हो। अगर किसी भी 2 इवेंट के बीच में ऑर्डर पॉसिबल है तो जब तुम उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे तो ऑर्डर खुद से काउंट हो जाएगा, ऑर्डर को हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का क्या मतलब है, इसको तुम नेक्स्ट पेज में देखो। मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग ऐसे लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखो उसको एक क्वेश्चन से समझो। मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ फेस ऑफ ड्राइंग 2 ऑब्जेक्ट्स 1 by 1 from the box। 2 ऑब्जेक्ट्स बोल लो या 2 बॉल्स बोल लो, बॉल्स रख देते हैं इसमें बैग में। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 4 बॉल्स रखे हुए हैं। मान लो बॉल B1, बॉल B2, बॉल B3 एंड बॉल B4, 4 बॉल्स रखे हुए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ फेज ऑफ ड्राइंग 2 बॉल्स 1 by 1। ये देखो 1 by 1 फ्रॉम द बॉक्स। हमें करना क्या है, इस बॉक्स में अपना हाथ डालना है, ठीक है, और 1 by 1 2 बॉल्स बाहर करने। तो हमारे पास इवेंट हमारा क्या है, ई इवेंट क्या है, यही है ना, ड्राइंग 2 बॉल्स 1 by 1 फ्रॉम द बॉक्स।
ठीक है ना। अब यही तो इसी इवेंट का हमें तो नंबर ऑफ फेज निकालना है, मतलब दो बॉल निकालने का हमें नंबर ऑफ फेज निकालना है। मतलब 1 by 1 हमें दो बॉल कितने तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, कितने वेज से बाहर निकाल सकते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इवेंट E1 ई जो इवेंट है, ये दो इवेंट्स में हमारा टूट गया। पहला इवेंट E1 हमने बोल दिया, इसको क्या होगा, ड्रॉइंग अ बॉल इन फर्स्ट चांस, पहले चांस में एक बॉल निकालना। और इवेंट E2 में एक टूट गया, क्या बोलेंगे इसको, ड्रॉइंग अ बॉल इन सेकेंड चांस। देखो हमें क्या करना है, इसका नंबर ऑफ फेज निकालना है। अब ये इवेंट क्या हो गया, दो इवेंट्स में ब्रेक हो गया, पहला इवेंट E1 और दूसरा इवेंट E2। मतलब कि ये इवेंट कब कंप्लीट होगा, जब हम E1 इवेंट भी करें एंड E2 इवेंट भी करें। दोनों बीच में एंड है, ऑप्शन नहीं है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि इवेंट E1 करें या इवेंट E2 करें। ऑब्वियस सी बात है, इवेंट E2 तो हो ही नहीं सकता बिना इवेंट E1 किए। पहला बॉल दूसरा बॉल बाहर आ ही नहीं सकता है बिना पहले बॉल को बाहर आए हुए। ये तो इसका क्या मतलब है, तो मीनिंगलेस हो गया। मतलब क्या है कि इवेंट E1 तभी कंप्लीट होगा जब इवेंट E1 नहीं, इवेंट E तभी कंप्लीट होगा जब हम इवेंट E भी करें एंड इवेंट E1 भी करें एंड इवेंट E2 भी करें। अब देखो क्या होगा, अब अगर तुमने क्या किया कि इवेंट E1 को करने के कितने वेज हो जाएंगे, मतलब एक बॉल निकालने का, फर्स्ट चांस में बॉल निकालने का कितना वे हो गया, 4, ठीक है। एंड इवेंट E2 को करने के कितने वेज हो जाएंगे, मतलब कि अगर तुमने फर्स्ट चांस में एक कोई भी बॉल एक निकाल दिया, तो अब हमारे पास बॉक्स में कितने बॉल्स बचेंगे, 3 बॉल्स बचेंगे। तो सेकेंड चांस में बॉल को निकालने के कितने वेज हो जाएंगे, 3। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग द इवेंट E, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग द इवेंट E1, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग द इवेंट E2 इज इक्वल्स टू 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12। इसका क्या मतलब है कि दो बॉल निकालने के 1 by 1, इस बॉक्स से दो बॉल्स निकालने का 1 by 1 कितने वेज हैं, 12 वेज हैं। अब तुम इसको ऐसे देखो कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ऑर्डर इसमें आया क्या, तो ऑर्डर बिल्कुल आया। ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले चांस में B1 बॉल निकल आए या B2 निकल आए, ये आ जाए। या फिर ऐसे हो जाए कि पहले में B2 आ जाए फिर B1 आ जाए। या फिर ऐसे हो जाए कि B2 आ जाए B3 आ जाए, या ऐसे हो जाए B3 आ जाए B2 आ जाए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज से क्या है, बोल रहा है ड्रॉइंग 2 बॉल्स ऑब्जेक्ट्स 1 by 1, एक के बाद एक बॉल निकालना है फ्रॉम द बॉक्स। तो इसमें जो बॉल्स निकलेंगे ना, उसके बीच में ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर हमने मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया तो वो ऑर्डर खुद से काउंट हो जाएगा, हमें अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो 12 वेज आया ये कैसे आया, वो मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। ऐसे ही आएगा ना, देखो एक हो गया B1 B2, ठीक हो है, एक हो गया B1 B3, एक हो गया हमारा B1 B4, उसके बाद क्या हो गया B2 B3, उसके बाद क्या हो गया B2 B4, फिर क्या हो जाएगा B3 B4। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर B1 B2 का उल्टा क्या होगा, B2 B1। फिर B1 B3 का क्या होगा, B3 B1। इसका क्या होगा, B4 B1। फिर क्या हो जाएगा B3 B2, इसका लोगे तो B4 B2, और ये क्या हो जाएगा B4 B3। तो टोटल कितने होगा, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो आ रहा है ना हमारे पास 12 वेज, ये आ रहा है 12 वेज। आ रही मेरी बात समझ में। तो इसमें देखो ऑर्डर हमारा खुद से काउंट हो गया, B1 B2 ये भी आ गया, और ये B2 B1 ये भी आ गया, ऑर्डर काउंट हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा रहे हैं और हमारा क्वेश्चन ऐसे डिफाइंड हो कि उसमें ऑर्डर काउंट हो रहा है, इस क्वेश्चन में तो ऑर्डर आ रहा है ना, इसको तो समझ में आ रहा है ना कि अगर हमें दो बॉल निकालना है इस बैग से 1 by 1, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले B1 आ जाए B2 आ जाए फिर B2 आ जाए B1 आ जाए, तो ऑर्डर काउंट होगा।
मतलब ऑर्डर पॉसिबल है इस क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन का लैंग्वेज है, तो ऑर्डर खुद से काउंट हो जाएगा बाय यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करोगे तो ऑर्डर जो होगा हमारा वो खुद से काउंट हो जाएगा। एक तो ऐसे हो गया क्वेश्चन। अगर मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, ऐसे आ रहा है हमारा, देखो नंबर ऑफ फेज 12, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे चेंज कर दूं, मतलब इस क्वेश्चन को ना मैं ऐसे कर दूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, चलो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ फेज, इसको मैंने ले लिया ऐसे, फाइंड द नंबर ऑफ ways of drawing two balls from the bag। ठीक है, दो बॉल हमें निकालना है बैग से, तो बताओ कितने वेज होंगे। मतलब अगेन यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऐसे देखो एक बॉक्स है, उसमें 4 बॉल्स रखे हुए हैं, B1 B2 B3 एंड B4, 4 बॉल्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पे 1 बाई 1 नहीं बोला है, ये बोला है कि 2 बॉल बताओ कितने वे से निकाल सकते हो। मतलब हमें हाथ डालना है, कोई भी 2 बॉल निकल जाए, या B1 B2 इकट्ठे निकल जाए या B2 B1 इकट्ठे निकल जाए, निकलेगा तो एक ही वे है ना। मतलब कि अगर हमें इस बॉक्स में क्या करना है, 2 बॉल्स को निकालना है, अगर B1 B2 आ जाए या B2 B1 आ जाए, अगर हम 2 बॉल्स उठाएं, इसको तुम ऐसे समझो कि इस 2 बॉल्स को निकाल के फ्लोर पर रखना है हमें, तो फ्लोर पर ऐसे हो जाए कि पहले B1 आ जाए फिर B2 आ जाए, या ऐसे बोल लूँ मैं कि मैं फ्लोर पे पहले B2 आ जाए या B1 आ जाए, नंबर ऑफ फेस तो एक ही होगा ना। अब हमें सिर्फ 2 बॉल्स को निकालना, उसको ये नहीं करना है, क्या बोलता हूँ, हमें क्या करना है, अरेंज नहीं करना है। तो इसमें क्या होगा बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है एक वे, मतलब वो अभी नहीं समझोगे, कॉम्बिनेशन है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व तुम इस क्वेश्चन 1 से कर सकते हो, समझ सकते हो। इस क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन यहाँ क्वेश्चन 2 का 1 से है, और भी है इसके ऑल्टरनेट मेथड, मतलब डायरेक्ट कर सकते हो, बट अभी हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है आगे, तो अभी हम क्वेश्चन 1 से देखते हैं। इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, इससे हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हमने 1 बाई 1 निकाला तो टोटल कितने पॉसिबल आ गए, 12 पॉसिबल आ गए। यहाँ तो ऑर्डर काउंट हो गया, ये हमने काउंट कर लिया कि पहले B1 आया है या B2 आया है। इसमें क्या कर रहे हैं, इस केस में क्या, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले B1 आया या B2 आया, हमें तो यहाँ पे 2 बॉल निकाल के फ्लोर पर रखना है। अब पहले B1 आ जाए फिर B2 आ जाए, मतलब हाथ डालेंगे हमारे मुट्ठी के अंदर B1 है या B2 है या B2 है या B1, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ 2 बॉल निकालना है। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो 12 केसेस आए हैं उसमें हर 2 केसेस के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही केस बन रहा है। देखो ये B1 B2 और B2 B1, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक केस बन रहा है। फिर ये B1 B3 और यहाँ पे होगा B3 B1 B3 B1, इसके और इसके थ्रू एक ही केस बन रहा है। फिर ये देखो B1 B4 और B4 B1, इसके दो के थ्रू भी एक केस बन रहा है, B2 B3 और B3 B2। यहाँ देख लो B2 B4 और B4 B2, या फिर B3 B4 और या B4 B3। हमने क्या देखा कि यहाँ जो 12 टोटल केस आ रहे हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो रहा है, हर 2 केस के क्रॉसपॉन्डिंग एक वैलिड केस बन रहा है। किस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हर एक 2 केस के क्रॉसपॉन्डिंग एक वैलिड केस बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। इस क्वेश्चन में ऑर्डर, मतलब ये जो हमने क्वेश्चन किया इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें हमने बोला फाइंड द नंबर ऑफ वेज of drawing 2 balls 1 by 1 from bag 1 and then
फ्रॉम बैग टू। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो क्या। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो बैग्स हैं, बात को सुनो। एक बैग 1 है, बैग 1, और एक है हमारा बैग 2, बैग 2। इसमें मान लो 4 बॉल्स दे रखे हैं, B1, B2, B3, B4, और इसमें 3, इसको तुम ऐसे मान लो कि ये बॉल्स हो गया या कुछ और मान लो, मतलब इस टाइप का कुछ 4 स्क्वायर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, S1, S2, S3, S4। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज यहां क्या दे रखा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज दे रखा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, फाइंड द नंबर ऑफ फेज ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स, 2 बॉल्स निकालना है, 1 by 1 निकालना है, फ्रॉम बैग 1, पहले बैग 1 से, देन बैग 2, देन फ्रॉम बैग 2। मतलब कि पहले बैग से एक ऑब्जेक्ट निकालना है या एक बॉल निकालना है, दूसरे बैग से दूसरा हमें ऑब्जेक्ट निकालना है, S1, S2, S3, S4 में से। अब बताओ कितने वेज हो गए। तो हमारा जॉब इवेंट ई क्या है जो हमें कंप्लीट करना है, ये जो टास्क है हमें कंप्लीट करना है, ये यही हो गया ना, ड्राइंग ए बॉल, ड्राइंग 2 बॉल्स, 2 बॉल्स 1 by 1, 1 by 1 फ्रॉम बैग 1 एंड देन बैग 2। ये हमारा इवेंट ई है जो हमें, ये टास्क है। अब इसी टास्क का तुमसे पूछा जा रहा है, टास्क बोलो, इवेंट ई बोलो, इसका हमें नंबर ऑफ फेज फाइंड आउट करना है। तो ये जो इवेंट ई है ये 2 इवेंट में ब्रेक हो गया। पहला तो इवेंट हमने E1 बोल दिया। E1 किसको बोला, ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1, और इवेंट E2 किसे बोला, ड्रॉइंग ए ऑब्जेक्ट, S1, S2 को हमने ऑब्जेक्ट बोला, तो ड्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बैग 2। ये हमने 2 इवेंट बोल दिया। तो E1 को तुम कितने वे से कर सकते हो परफॉर्म, 4 वे से कर सकते हो। E2 को तुम कितने वे से परफॉर्म कर सकते हो, इसको भी 4 वे से कर सकते हो। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे, टोटल ऑब्वियस सी बात है, इस इवेंट ई को तुम कितने वे से परफॉर्म कर सकते हो। इवेंट ई को तुम्हें परफॉर्म करने के लिए इवेंट E1 भी करना होगा एंड इवेंट E2 भी करना होगा। ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इवेंट E1 कर लिया या और इवेंट E2 कर लिया, या इवेंट E1 किया या इवेंट E2 किया, ऐसे बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये इवेंट ई तभी कंप्लीट होगा ना, 2 बॉल तभी निकलेगा ना, फर्स्ट फ्रॉम बैग 1 एंड देन फ्रॉम बैग 2, जब हमारा इवेंट E1 भी कंप्लीट होगा एंड इवेंट E2 भी कंप्लीट होगा, तभी जाके निकलेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इवेंट ई कितने वे से परफॉर्म हो सकता है, 4 into 4, 16 वे से परफॉर्म हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, क्यों, बिकॉज बीच में एडिशन का ये और का सेंस नहीं आ रहा है, कि क्या आ रहा है, बीच में एंड का सेंस आ रहा है। ये इवेंट तभी कंप्लीट होगा जब हम इवेंट E1 भी करें, मतलब फर्स्ट बैग से भी एक बॉल निकाले, एंड इवेंट E2 भी करें, मतलब कि सेकेंड बैग से एक ऑब्जेक्ट निकालें, तभी जाके हमारा ये इवेंट ई कंप्लीट होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई इज इक्वल्स टू 4 into 4, दैट इज 16 वे से कंप्लीट कर सकते हैं। अब तुम बताओ यहां पे क्या ऑर्डर पॉसिबल है, क्या अगर हम लोग इस इवेंट जो क्वेश्चन हमारा डिफाइंड है इसमें क्या ऑर्डर पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि B1 S1 भी आ जाए, फिर S1 B1 भी आ जाए, क्या है पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ फेज ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स 1 by 1 फ्रॉम बैग 1 एंड देन फ्रॉम बैग 2, मतलब कि पहले हमें बैग 1 से ही निकालना है, फिर हमें बैग 2 से निकालना है। मतलब कि पहला जो ऑब्जेक्ट आएगा वो बैग 1 का ही आएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो बैग 2 का आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना बैग 1 से, या फिर ऐसे बोलो कि बैग 1 में बैग 2 का ऑब्जेक्ट निकल जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि पहले तो हमें बैग 1 से ही ऑब्जेक्ट निकालना है, फिर हमें बैग 2 से ऑब्जेक्ट निकालना है। इसका मतलब इस केस में ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। तो जब तुमने मल्टीप्लाई किया ना नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट ई, ये इसको तुम क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट E1 इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट E2, ये क्या हो जाएगा 4 into 4 16। ये जो 16 वेज आया जिससे तुम इस इवेंट ई को परफॉर्म कर सकते हो, इसमें ऑर्डर नहीं पॉसिबल है। कैसे आएगा 16 वेज, ऐसे आएगा ना, देख लो, ऐसे ही तो आएगा हमारे पास 16 वेज।
B1 B2 ऐसे ही तो आएगा, B1 S1, फिर क्या होगा B1 S2, B1 S3, B1 S4, ये 4 वेज आ गया। फिर आएगा B2 S1, B2 S2, B2 S3, B2 S4, फिर आएगा B3 S1, B3 S2, B3 S3, B3 S4, फिर आएगा B4 S1, B4 S2, ऐसे ही आएगा ना, B4 S3 या B4 S4, ऐसे आएगा। यही आ रहा है ना हमारे पास, 16 वेज आ रहा है। तो इसमें कहाँ ऑर्डर पॉसिबल है? ठीक है, ऐसे तो हो नहीं सकता कि S1 B1 आ जाए, ये तो नंबर ऑफ वेज में एक वे हो गया। S1 B1 आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बिकॉज पहले बैग में से सेकंड बैग का ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो कि हमारे पास इवेंट डिफाइंड हो, जैसे जिसको अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर रहे हैं और उसमें ऑर्डर पॉसिबल है, तो ऑर्डर जो है ना बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। इसको याद रखना है। ये सब इतना समझाने का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है बच्चों, ये अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये 4th पॉइंट किया ना हमने, जिसमें हमने ये सब क्वेश्चंस लिए। ये तो हमारा अभी नोट टॉपिक चल रहा था। नोट में हमने फर्स्ट नोट किया, सेकंड नोट किया, थर्ड, ये 4th नोट था। अब आ जाओ 5th नोट में, नोट नंबर 5 में आ जाओ। नोट नंबर 5 में क्या हमारा बाइजेक्शन रूल है। बाइजेक्शन रूल क्या होता है ये अभी तुम्हें समझ में आएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तुम इसको ऐसे समझ जाओ कि बहुत ही सिंपल सा है। जैसे इसको तुम ऐसे देखो, बाइजेक्शन रूल, इसमें क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज ऑफ एन इवेंट। मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल वेज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ अनफेवरेबल वेज, ये होता है। अब तुम बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हुई है, तो बहुत सिंपल सा रूल है। तो हाँ, ये तो बहुत सिंपल सा रूल है, बट इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें समझ में आना चाहिए कि ये रूल अप्लाई कब करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सिंपल सा रूल है कि टोटल नंबर ऑफ फेज में से अगर तुम अनफेवरेबल नंबर ऑफ फेज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेज आ जाएगा। तो मान लो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर तुम फेवरेबल नंबर ऑफ फेज काउंट कर रहे हो कि कितने हैं, और तुम काउंट करते जा रहे हो, तुम्हें अगर ऐसी फीलिंग आए ना कि यार ये तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फेवरेबल वेज है, काउंट कर रहे हैं, 100 आ गया, 200 आ गया, तुम्हें लग रहा है कि अरे ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, एंड ही नहीं हो रहा है, तो वहीं पर रुक के तुम्हें ऐसे सोचना है कि ऐसा तो नहीं कि अगर मैं अनफेवरेबल नंबर ऑफ फेज काउंट कर लूँ, वो काउंटिंग में बहुत आसान हो, 2 4 5 ही हो। मान लो कि अगर तुम फेवरेबल नंबर ऑफ फेज काउंट करो तो मान लो वो 500 हो जाए, और अनफेवरेबल नंबर ऑफ फेज 10 ही हो, तो 500 काउंट करना ज़्यादा टफ होगा। 10 काउंट हमने इजीली कर लिया। अब टोटल नंबर ऑफ फेज हमें पता है, तो टोटल नंबर ऑफ फेज से अगर मैं अनफेवरेबल नंबर ऑफ फेज को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो काम बन जाएगा, हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल वेज आ जाएगा। तो कभी भी तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगे ना, ऐसी फीलिंग आ जाए कि नंबर ऑफ अनफेवरेबल वेज जो है वो काउंट करना ज़्यादा ईजी है फेवरेबल वेज के कंपैरिजन में, तो तुम क्या करो, नंबर ऑफ किसे काउंट कर लो, अनफेवरेबल वेज को, और फिर अगर तुमने टोटल नंबर ऑफ वेज से अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज आ जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ये सब बड़े काम की चीज़ है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर या नोट नंबर 5। अब आते हैं नोट नंबर 6 में। ठीक है बच्चों, अब 6 पॉइंट में क्या है, इफ इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब जब भी तुम अगर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर रहे हो उसमें तुमने देखा कि इवेंट्स जो है ना मल्टीप्लाई कब करेंगे, E1 इंटू E2 कब बोलेंगे, जब E1 E2 क्या हो, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अगर इवेंट E1 एंड E2 आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमें क्या करना होता है कि मेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस, तब हमें केसेस बनाने होते हैं। और केस कैसा बनाना होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका क्या मतलब है कि तुम इसको ऐसे समझो,
अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ कर रहे हैं तो हमें करना क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करने से पहले हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस बनाने होंगे। जैसे एक हमने एस टाइप का लिया था ना, सिटी ए है, सिटी बी है और ये सिटी सी है। ठीक है, मान लो कि सिटी ए से सिटी बी हम लोग, सिटी ए से सिटी बी के लिए 2 ट्रेन अवेलेबल है, T1 T2, और 2 बस अवेलेबल है, B1 B2, और एक प्लेन रूट अवेलेबल है, A1। बी से सी के लिए क्या हमारे पास, एक तो T1 डैश, T2 डैश, और एक हमने बोल दिया B1 डैश, और 2 एयर रूट ले लो, एक हो गया A1 डैश और एक हो गया A2 डैश। और हमें करना क्या है कि हमारा जो हमें करना है इवेंट ई है। इवेंट ई क्या है, गोइंग फ्रॉम ए टू सी वाया बी, बी के थ्रू, मतलब ए से सी जाना है। जो हमारा मेन जॉब है या जो मेन इवेंट है वो ई इवेंट है। वो ई इवेंट क्या है, गोइंग फ्रॉम ए टू सी वाया बी। अब ये जो ई इवेंट है ये 2 इवेंट्स में ब्रेक हो गया, इवेंट E1, इवेंट E2। इवेंट E1 क्या है, गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाना, और इवेंट E2 क्या हो गया, गोइंग फ्रॉम बी टू सी, बी से सी जाना। ये हमारा E2 इवेंट हो गया। जब हम इवेंट E2 करेंगे एंड इवेंट E1 करेंगे एंड इवेंट E2 करेंगे, तब जाके हमारा इवेंट E कंप्लीट होगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि इवेंट E1 किया या इवेंट E2 किया, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, क्वेश्चन में ऐसे मान लो कि क्वेश्चन तुम्हें ऐसे गिवन हो। ठीक है बच्चों, अब ये देखो क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू सी वाया बी एंड विदाउट यूजिंग द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब क्या है, अभी तक मैंने क्या बोला है कि हमारा इवेंट ई है। इवेंट ई क्या हमारा, गोइंग फ्रॉम ए टू सी वाया बी, बी के थ्रू जाना है। इवेंट E1 हमने क्या ले लिया, गोइंग फ्रॉम ए टू बी। इवेंट E2 क्या ले लिया, गोइंग फ्रॉम बी टू सी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज निकालो फ्रॉम ऑफ दिस इवेंट ई, मतलब फ्रॉम ए टू सी जाने का नंबर ऑफ वेज निकालो वाया बी, बी के थ्रू एंड विदाउट यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब क्या है कि जो बी से सी जाने के 2, 4, 6 तरीके हैं वो बेसिकली 6 तरीके नहीं हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम ए से बी कितने मतलब किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आए हैं। अगर ए से बी अगर हमने ट्रेन यूज़ कर लिया तो फिर बी से सी हमें ट्रेन यूज़ नहीं करना है, लिखा है ना, ए टू सी विदाउट यूजिंग द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमने ए से बी जाने के लिए मतलब इवेंट E1 को अगर हमने ट्रेन के थ्रू परफॉर्म कर लिया तो फिर इवेंट E2 को हम इस 2 वे से परफॉर्म नहीं कर सकते, ये 2 ट्रेन यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने इवेंट E1 को T1 T2 में से कोई भी एक वे यूज़ कर लिया तो इवेंट E2 के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 4 ऑप्शन बचेंगे। अगर इवेंट E2 को मतलब ए से बी अगर हम बस से आए हैं तो फिर E2 के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, फिर बस यूज़ नहीं कर सकते, फिर कितने बचेंगे, 3 2 5 वेज बचेंगे। अगर हम इवेंट E1 को के लिए हमने प्लेन यूज़ कर लिया तो फिर इवेंट E2 के लिए कितने ऑप्शन बच गए, इवेंट E2 के लिए फिर 3 ऑप्शंस बच गए। ठीक है, इसका मतलब कि अब इवेंट E1 एंड इवेंट E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस बनाएंगे। तो केस 1 में हम क्या बोलेंगे, केस 1 में हम बोलेंगे कि हमें क्या गए, ए टू सी, ए टू बी गए क्या, वाया ट्रेन, ट्रेन के थ्रू गए। फिर ठीक है, फिर हमने क्या बना लिया, केस 2 बना लिया, ट्रेन के थ्रू गए ए टू बी। उसके बाद फिर हमने बनाया केस 2। केस 2 में क्या करेंगे, इसको तुम ऐसे देखो, ए टू बी मान लो हमने ऐसे ले लिया, ए टू बी गए वाया ट्रेन के बाद आता है बस, बस के थ्रू गए। और केस 3 बना लिया, ए टू बी गए हम वाया प्लेन, मतलब क्या किया हमने, एयर रूट यूज़ किया। तो अब हमें क्या करना है, 3 हमने म्यूचुअली केसेस बना लिए। अब ये 3 म्यूचुअली केसेस के लिए तुम ऐसे देखो,
कि जब हमने ट्रेन यूज़ किया ए से बी जाने के लिए, तो कितने वेज से ट्रेन यूज़ कर सकते हैं? 2 वेज से ट्रेन यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि E1 इवेंट को अगर हमने 2 वेज से यूज़ किया, मतलब 2 वेज से परफॉर्म किया, तो E2 को परफॉर्म करने के लिए कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए। B1 या तो A1 डैश या तो A2 डैश या तो B1 डैश, तो 2 इंटू 3 6 वेज हो गए। अब अगर हमने A टू B जाने के लिए बस यूज़ कर लिया, तो बस यूज़ करने के कितने वेज हैं? एक ऑप्शन है, ठीक है। तो सेकंड केस में हम कितने वे से, मतलब सेकंड इवेंट E2 को कितने वे से परफॉर्म कर सकते? अब तो बस नहीं यूज़ कर सकते, तो 1 2 3 4 4 वे से परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये हो गया 4। अब अगर ए से बी जाने के लिए हमने प्लेन यूज़ कर लिया, तो प्लेन को कितने वे से परफॉर्म, मतलब कितने वे से प्लेन यूज़ कर सकते हैं? 1 वे से प्लेन यूज़ कर सकते हैं। तो अब बी टू सी को परफॉर्म करने के कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए। ये वाला A1 डैश और A2 डैश तो अब यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? B1 डैश, T2 डैश और T1 डैश, तो ये 3 हो गया, तो क्या हो गया? 6। अब क्या है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि केस जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? बिटवीन द केस हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन, और सारे केसेस का हम यूनियन लेते हैं। ये तुम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जा चुका है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज टू रिच CTA CTC from CTA through CTB, मतलब यही तो, इसी को तो हमने इवेंट ई बोला है ना। तो नंबर ऑफ फेज ऑफ परफॉर्मिंग द इवेंट ई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेज मतलब केस ले लेंगे, क्या हो जाएगा? ये तो ए से बी जाने के कितने वेज हो गए? 6। अब यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा, इस बात को ध्यान में रखो। केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों में हमारा क्या लगेगा? एडिशन रूल लगेगा। मतलब कि तुम ऐसे बोलो कि ए से सी हम कैसे पहुंच सकते हैं? या तो केस 1 कर लें, या तो केस 2 कर लें, या तो केस 3 कर लें। तो यहां बीच में एडिशन रूल लगेगा। केस 1 के अंदर मल्टीप्लीकेशन रूल लग रहा है, केस 2 के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है, केस 3 के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है। बट इस तीनों केस में ऑप्शन है, अगर केस 1 पूरा करते हैं तो भी ए से सी पहुंच जाएंगे, केस 2 को हम लेते हैं तो भी ए से सी पहुंच जाएंगे, केस 3 परफॉर्म करते हैं तो भी ए से सी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ एडिशन रूल लगेगा। क्या लगेगा? 6 + 4 + 6 16 वेज। मतलब क्या है कि हम 16 वेज से सिटी ए से सिटी सी पहुंच सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस बात को अगर यहाँ तक क्लियर है, तो ये फर्स्ट जो हमारा वीडियो है काफ़ी लंबा बन गया, समझो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का बन गया। तो इसमें समझाना बहुत था, क्योंकि इसमें कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जैसा मैंने स्टार्टिंग के ही वीडियो लेक्चर में बता दिया, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार रिवाइंड करके देख लो। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि तुम लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 2 मिनट का टाइम और लेके मैं एक बार दोबारा से कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ 2 मिनट में। देखो, सबसे पहले क्या है, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और फंडामेंटल एडिशन रूल में क्या बताया था। ये देखो, एडिशन रूल क्या होता है 1-2 मिनट में। एडिशन रूल में हमारे पास कोई इवेंट ही है, ठीक है। इसको करने के एक ऑप्शन E1 हो गया, एक ऑप्शन E2 हो गया। अब इवेंट E1 और इवेंट E2 दो ऑप्शन हो गया। इसके बीच में ऑप्शन है और है, अगर हम इवेंट E1 के थ्रू, अगर हम इवेंट E1 को मान लो M1 वे से परफॉर्म कर सकते, इवेंट E2 को M2 वे से परफॉर्म कर सकते। अगर हमने इवेंट E1 कर दिया तो इवेंट E हो गया, इवेंट E2 कर दिया तो भी इवेंट E हो गया। तो अब मैं बोलूं कि इवेंट E को परफॉर्म करने के कितने वेज है, तो सिंपल M1 + M2 ये हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, ये था हमारा एडिशन रूल। एडिशन रूल में और का सेंस आता है, हमेशा याद रखोगे, हमेशा और का सेंस आता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एडिशन रूल। बस ध्यान में एक बात को रखना है कि ये दोनों इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर हमने इवेंट E1 को M1 वेज से कर सकते हैं, किसी भी एक वे से कर दिया, M1 वेज में से किसी भी एक वे से कर दिया, तो किसी भी एक वे से किया, तो इसका मतलब ऐसे तुम बोलो कि M1 वे का कोई भी एक वे M2 वे में नहीं आ रहा है, और M2 वे का कोई भी एक वे M1 वेज में नहीं आ रही। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तब ये हमारा क्या लगेगा, रूल यूज होगा। ये तो हो गया एडिशन रूल। अब इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं n इवेंट्स में, E1 E2 E3 E4 ऐसे करके n इवेंट्स में जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल में।
मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, दो दो इवेंट लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास एक इवेंट ई है, इसको हमने दो इवेंट में ब्रेक किया, इवेंट E1 और इवेंट E2। ठीक है, इवेंट E1 को हम M1 वे से परफॉर्म कर सकते हैं, इवेंट E2 को हम M2 वे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये इवेंट E तभी कंप्लीट होगा जब हम इवेंट E1 भी करेंगे एंड इवेंट E2 भी करेंगे, बीच में एंड है, तभी जाके इवेंट E कंप्लीट होगा। तो इवेंट E1 को कितने वे से परफॉर्म कर सकते हैं, M1 वे से, इवेंट E2 को M2 वे से, तो इवेंट E को कितने वे से परफॉर्म कर सकते हैं, M1 इंटू M2 वे से। फिर वही इवेंट E1 और E2 आपस में क्या होना चाहिए, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये हो गया एडिशन रूल। एडिशन रूल के बाद मल्टीप्लिकेशन रूल। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट क्या बताया था कि अगर मान लो कि इवेंट E1 हमारा कोई इवेंट E1E है, इसको हमने इवेंट E1 और इवेंट E2 में ब्रेक कर दिया, इसको हमने M1 वे से किया, इसको हमने M2 वे से किया, इसके बीच में ऑर्डर पॉसिबल है। जब हम इवेंट E1 और E2 करें ना तो इसके बीच में ऑर्डर पॉसिबल है, तो जब हम M1 इंटू M2 करेंगे ना तो ऑर्डर खुद से काउंट हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि अगर इवेंट E1 और ये इवेंट E2 आपस में एक्सक्लूसिव नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, तो फिर हम क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस बनाते हैं। जैसे हमने मान लो केस 1 बना लिया, केस 2 बना लिया, केस 3 बना लिया। ठीक है, 3 केस बना लिया। मान लो इसमें हमें केस 1 को हम अल्फा वेज से कर सकते हैं, केस 2 को हम बीटा वेज से कर सकते हैं, केस 3 को गामा वेज से कर सकते हैं। तो केस के अंदर तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा और इन तीनों केस पर एडिशन रूल लगेगा। हम ऐसे बोलेंगे ना कि अगर हमने केस 1 के थ्रू कर लिया तो भी हमारा इवेंट E कंप्लीट हो गया, या केस 2 के थ्रू कर लिया तो भी हमारा इवेंट E कंप्लीट हो गया, या तो केस 3 के थ्रू कर लिया तो भी हमारा इवेंट E कंप्लीट हो गया। तो इन तीनों केस के अंदर तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, बट इन तीनों केस में क्या लगेगा, एडिशन रूल। तो फिर इवेंट E1 को करने के कितने पॉसिबल वेज हो जाएंगे, सिंपल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग द इवेंट E, सिंपल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आई होप क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।